संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों को गणित के पूरे सिलेबस के बारे में शानदार तरीके से बताया जा चुका है, तो आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस के पूरे सिलेबस को समझेंगे। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने हमारे मैथ्स के सिलेबस वाले वीडियो को नहीं देखा तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले आप लोगों को मैं आज के बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारी टीम के द्वारा जो बैच लॉन्च किया गया है, प्रारंभ बैच, ये है आप लोगों के बीच हम लोगों की टीम ने जो लेकर आया है प्रारंभ बैच। ये है बिहार बोर्ड स्पेशल 2025-26 बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी। तो हमारा जो YouTube चैनल है हीरा क्लासेस, ठीक है, तो ये जो प्रारंभ बैच में इसमें क्या क्या मिलने वाला आप लोगों को वो समझिएगा। बैच फीचर, रिकॉर्डेड क्लास, हमारी जो क्लासेस रहेंगी फिलहाल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कंप्लीट एनसीईआरटी ऑल टॉपिक कवर, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सारा टॉपिक को कवर किया जाएगा, कंप्लीट ऑल टॉपिक को कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। प्रीमियम कंटेंट एज पर 2026 सिलेबस, मतलब जो अपडेटेड सिलेबस है प्रीमियम, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट, सबसे अलग कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। PYQ प्लस एक्सेप्टेड MCQ वो भी मिलेगा आप लोगों को। और कोर्स का फी क्या रहने वाला है ये समझिए। कोर्स का फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है हमारा कोर्स, ठीक है। अब समझिए इस बैच में ये जो क्या बोलते हैं प्रारंभ बैच है, इसमें क्या क्या कवर कराया जाएगा। तो टॉपिक्स विल बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक को कवर कराया जाएगा ये समझिए। ऑल अबाउट द बैच, सबसे पहले हम आप लोगों को बैच के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को हम सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है सोशल साइंस का। फिर पेपर पैटर्न की चर्चा करेंगे और कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू गेट फुल मार्क्स इन सोशल साइंस। आखिर क्या करें हम लोग एग्जाम में कि हम लोगों का सोशल साइंस इतना जो बच्चे लोगों को पेचीदा लगता है कि भाई कैसे पढ़े इतना सारा सब्जेक्ट, इसको बिल्कुल इजी वे में हम आप लोगों को स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप लोग एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का प्रारंभ बैच, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए। और ये इसका जो माध्यम रहने वाला हिंदी मीडियम है, हिंदी माध्यम है। आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस। अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है आप लोगों का आपदा प्रबंधन। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है, लेकिन इससे एग्जाम में पूछा जाता है निश्चित तौर पे। और इस बहुत इंपॉर्टेंस इसका एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से रखा है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हुआ ये। और बुक्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, सिलेबस तो चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पहले बुक के बारे में समझ लीजिए क्या क्या बुक्स है। देखिए, एक है इतिहास की दुनिया, इसको बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री। ये एससीईआरटी बुक में इतिहास की दुनिया लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री। और ये है ज्योग्राफी, आपको भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है। और ये रहा पॉलिटी आपको, और ये रहा इकोनॉमिक्स। ये 4 बुक है। ये सारा बुक क्या है, एससीईआरटी बुक है, SCERT, यही एससीईआरटी बुक है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वही एससीईआरटी बुक हम लोग पढ़ेंगे। यही 4 बुक है, इतिहास की दुनिया, भारत संसाधन एवं उपयोग यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और एक इकोनॉमिक्स। ये आपको बुक के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर सोशल साइंस का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट है।
तो अब हम लोग समझते हैं सिलेबस में जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आप लोगों का इतिहास। इतिहास से एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है और क्या सिलेबस है। हिस्ट्री, इतिहास का जो पहला चैप्टर आता है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिर यूरोप क्या है, एक महादेश है। राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, इटली का एकीकरण, गिरिबाल्डी, मैजिनी, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, सभी लोगों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब सेकेंड चैप्टर आप लोगों का है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसमें हम लोग जानेंगे कि रूस में कैसे समाजवादी व्यवस्था थी। उसके बाद एक राजा था, निरंकुश शासक था, जार निकोलस। इसने कैसे पूरे रूस को जो है अपने निरंकुश शासन में जकड़ कर रखा था, जार निकोलस। खूनी रविवार, ब्लडी संडे, सभी चीजों का चर्चा इसी चैप्टर में, समाजवाद एवं साम्यवाद। अब तीसरा चैप्टर जो है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इंडो चाइना नेशनलिस्ट मूवमेंट। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, आखिर हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन फैला। हिंद चीन भी समझने वाली पार्ट है कि हिंद चीन में 3 कंट्री आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, CVL, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये तीनों कंट्री में कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ और भी ढेर सारी जानकारी है। हो ची मिन्ह है, बहुत सारे लोग हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे जब इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या क्या चीजें आने वाले, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, और चौथा चैप्टर अब हम लोग आते हैं भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए, ये जो 3 चैप्टर था आप लोगों का, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये तीनों जो था आपका विश्व इतिहास का पार्ट था, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था। लेकिन अब हम लोग इंटर करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में, और इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफी मार्क्स का इंपॉर्टेंट है ये हर साल एग्जाम में आता है। भारत में राष्ट्रवाद, कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला, कैसे महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में। अब हम लोग आते हैं 5वां चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड। 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, किस देश का किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था काम करती है, आजीविका क्या है, सब कुछ बात करेंगे जब चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, 6ठा चैप्टर है आप लोगों का शहरीकरण एवं शहरी जीवन, कैसे गांव शहर में तब्दील हुआ और शहर के लोगों का जीवन यापन कैसा रहता, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। 7वां चैप्टर आप लोगों का आता है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। व्यापार क्या है, खरीद बिक्री करना, व्यापार, एक सामान का दूसरे लोग तक पहुंचाना, यही तो व्यापार है। और भूमंडलीकरण, इसके बारे में जानेंगे। 8वां चैप्टर है आप लोगों का प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। आखिर प्रेस का क्या रोल है राष्ट्रवाद में, राष्ट्रवाद को फैलाने में, लोगों को जागृत करने में, संस्कृति को बताने में, सब कुछ जानेंगे हम लोग 8वें चैप्टर में। ठीक है, टोटल ये रहा आपका इतिहास का टोटल 8 चैप्टर, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। ये था हिस्ट्री का टोटल 8 चैप्टर, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, भूगोल। इतिहास की तो हमने चर्चा कर दिया, क्या सिलेबस था, कितने चैप्टर थे, 8 चैप्टर था, सब कुछ बता दिया। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। देखिए समझिए, ज्योग्राफी जो है 2 खंड में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। तो ये खंड क में 6 चैप्टर है और खंड ख जो है उसमें भी 6 चैप्टर है। तो ये खंड क जो आता है, इसमें जो चैप्टर है ज्योग्राफी का पार्ट है, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है आपदा प्रबंधन वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन है ज्योग्राफी का ही पार्ट। तो इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इंडिया रिसोर्सेस एंड यूजेज। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे भारत में संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा चैप्टर है आप लोगों का एग्रीकल्चर, कृषि। आखिर भारतीय कृषि का क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कैसे कृषि की जाती है, कपास की खेती, गेहूं की खेती, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग इस चैप्टर में इंटर करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निर्माण उद्योग, कैसे फैक्ट्री में कच्चा माल तैयार होता है और पूरे देश में जाता है, किस तरीके से काम होता है, सभी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, बहुत सारी चीज़ें, संचार, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, और व्यापार, ट्रेड, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। पांचवा चैप्टर है आप लोगों का कृषि एवं वन संसाधन, बिहार एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसोर्सेस। कृषि का क्या स्थिति है अपने बिहार में, और अपने बिहार में वन का क्या स्थिति है, कितना % वन पाया जाता है अपने बिहार में, बहुत सारी जानकारी है। और ये अंतिम चैप्टर है खंड क का, ज्योग्राफी का, मानचित्र अध्ययन। मैपिंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन से राज्य की मिट्टी कैसी है, कहाँ पे किस राज्य में कौन सा पहाड़ है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने बता दिया आपको ज्योग्राफी का खंड क के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। राजनीति विज्ञान, पॉलिटी है ना, पॉलिटी, TY है ना, पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हम लोग अब आते हैं, फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आखिर लोकतंत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, सत्ता में किस तरीके से शासन होता है, जनता का क्या रोल रहता है सरकार को बनाने में, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, द मैकेनिज्म ऑफ पावर शेयरिंग। आखिर सत्ता में जो पावर का कैसा शेयर होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद ग्राम पंचायत, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी। आखिर लोकतंत्र में कितना ज्यादा कंपटीशन है, नेता लोग में कंपटीशन है, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं, कितना कंपटीशन है, संघर्ष है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धि, क्या अचीवमेंट है लोकतंत्र का देश में। आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या अचीवमेंट है लोकतंत्र जो अपनाया है भारत ने, इसमें भारत को क्या क्या फायदे मिले, ये सब चीजें समझेंगे। और एक पांचवा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। आखिर लोकतंत्र है तो इसमें क्या क्या चुनौती आती है, ये सब चीजें भी हम लोग जानेंगे, है कि नहीं। मोटा मोटी राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र की काफी चर्चा हुई, हर चैप्टर समझ देख रहे हैं, लोकतंत्र 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 लोकतंत्र। लोकतंत्र को पूरी गहराई से हम लोग समझेंगे राजनीति विज्ञान में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। आप लोगों ने हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया, ज्योग्राफी का सिलेबस देख लिया, पॉलिटी का सिलेबस देख लिया। अब हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र के फादर माने जाते हैं एडम स्मिथ को। ठीक है, जब आएंगे तो फिर बताएंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है। सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है आप लोगों का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट हिस्ट्री। आखिर अर्थव्यवस्था का क्या इतिहास है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित है या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं। जब इस चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, बहुत सारी चीजें। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का मुद्रा, बचत एवं साख, मनी सेविंग एंड क्रेडिट। मुद्रा क्या है, बचत क्या है, साख क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, और ये जो है साख जो होता है ये आपका क्रेडिट है बैंक में, कोई बैंक आप लोगों को जो ऋण प्रदान करती है, यही साख के बदौलत क्रेडिट। ये जब इस चैप्टर में आएंगे तो समझेंगे। ठीक है। और ये बचत क्या होता है, जितना कमाए हम लोग और जितना खर्च किए वो दोनों के अंतर, वही तो बचत है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आय और व्यय। उसके बाद चौथा चैप्टर आप लोगों का आता है हमारी वित्तीय संस्थाएं, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारी कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं, योजना आयोग और भी सारे आयोग। पांचवा चैप्टर आप लोगों का आता है रोजगार एवं सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। ये पांचवा चैप्टर है, क्या कि रोजगार क्या होता है, सेवाएं क्या होती है। छठा चैप्टर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये वैश्वीकरण क्या होता है, जब विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग वैश्वीकरण। इसको विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। सातवां चैप्टर है आप लोगों का उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, कंज्यूमर अवेकिंग एंड प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर उपभोक्ता का क्या अधिकार है, कैसे हम लोग उपभोग कोई भी वस्तु करते तो सही चीजों को खरीदेंगे, समझेंगे, और यदि कोई दुकानदार हमें गलत सामान दे दिया है तो उसके खिलाफ कहाँ कंप्लेन करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे इस चीज़ों को, और क्या संरक्षण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में।
उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चैप्टर में हम लोग आएंगे। इस तरीके से अर्थशास्त्र का भी आप लोगों को सिलेबस हमने बता दिया। इसमें टोटल 7 चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने आप लोगों को कर दिया। एक पार्ट बच जाता है आप लोगों का खंड ख का, ये ज्योग्राफी वाला जो पार्ट था मैंने पहले भी बताया था। खंड ख सेक्शन बी में है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन का जो पहला चैप्टर है वो है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, नेचुरल डिजास्टर एंड इंट्रोडक्शन। ये जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इसके बारे में पहले चैप्टर में परिचय मिलेगा। और दूसरा चैप्टर में जो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा जो आती है जैसे बाढ़ और सुखाड़, इससे बचे कैसे, इसके लिए क्या प्रबंधन किया जाए, हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। अगर ये भी तो भूकंप और सुनामी प्राकृतिक आपदा ही तो है कि नहीं है। अगर ये आ जाए भूकंप और सुनामी तो इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से सचेत रह सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। चौथा चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। मतलब ये कि डेली लाइफ में होता है कि बच्चे लोग खेल रहे हैं या फिर हम लोग खेल रहे हैं कहीं, या फिर चोट लग गया तो उससे क्या करेंगे, अचानक तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो घर में रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, अचानक जो जुगाड़ कोई लगा सकते हैं जिससे कि कोई बड़ी घटना होने से बच जाए, ये सारी चीज़ें चौथे चैप्टर हम लोग जानेंगे। और पांचवा चैप्टर है आपदा काल वैकल्पिक संचार व्यवस्था, है ना, ये पांचवा चैप्टर आपदा काल वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अगर आपदा के टाइम में हम लोगों का संचार व्यवस्था में क्या क्या विकल्प मिल सकता है हम लोगों को। जैसे यदि आपदा आ गया तो उस टाइम में बहुत सुने होंगे, रेडियो में समाचार सुनते हैं, मोबाइल फोन इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो कैसे हम लोग दुनिया से कनेक्ट रहेंगे या फिर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। छठा चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व, डिजास्टर एंड को एग्जिस्टेंस, आपदा और सह अस्तित्व, ये था आप लोगों का छठा चैप्टर। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये था आपदा प्रबंधन का सिलेबस, क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। इस तरीके से आपका ये सिलेबस वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आखिर सोशल साइंस का क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंस दो पार्ट में होता है। पहला लिखित परीक्षा, ये हुआ आपका लिखित परीक्षा जो कि आपको एग्जाम में बैठ के देना है, और ये प्रायोगिकी परीक्षा। ये जो पार्ट है प्रायोगिकी परीक्षा, ये सभी स्टूडेंट को विद्यालय में मिल जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। किसी को 19 मार्क्स, किसी को 20 मार्क्स, किसी को 18 मार्क्स, ये डिपेंड करता है स्कूल पर, ये तो फिक्स ही होता है। लेकिन जो मेन है ये है लिखित परीक्षा, यही आपका इतने ही मार्क्स का एग्जाम में आपको शामिल होना है, और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल 4 सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, हाँ ये समझिएगा मेनली पार्ट एग्जाम पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है कि विषय और अंक किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। ये है आपका हिस्ट्री, इतिहास, इससे आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ये ध्यान रखिएगा। ये है ज्योग्राफी, इससे भी 20 मार्क्स का, जैसा हिस्ट्री वैसा ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों से 20-20 मार्क्स का। ठीक है, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये दोनों मिला के आपको एग्जाम में 17-17 मार्क्स का पूछा जाता है। और एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है जो आपदा प्रबंधन, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इससे 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, टोटल योग हो गया आपको 80 मार्क्स, 20, 17, 17, 6, इतिहास से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, पॉलिटी से 17 मार्क्स, इकोनॉमिक्स से 17 मार्क्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से 6 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स हो गया। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। एक बार इसको भी समझ लीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है आपका आता है एग्जाम में टोटल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। ठीक है, 80, जिसमें से बनाना आपको केवल 40 है। ठीक है, और विषयनिष्ठ प्रश्न ये भी 40 अंक का होता है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे, उसको वो बता देंगे आपको। 40 अंक का विषयनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्टिव। इसके बारे में अभी विषयनिष्ठ प्रश्न के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का आता है।
सबसे पहले हिस्ट्री का समझ लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव तो 80 क्वेश्चन आएगा, 40 बनाएंगे, वो तो समझ गए। अब सब्जेक्टिव में क्या फंडा है उसको समझिए आप लोग गौर से। इतिहास, सबसे पहले इतिहास में जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो 6 क्वेश्चन में से 3 ही बनाना है। आपको 6 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 3 ही बनाना है। 3 प्रश्न आपने बनाया, एक प्रश्न में 2 मार्क्स मिला तो 6 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये लघुत्तरीय हुआ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पूरे इतिहास को पढ़िएगा आप तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है, वो भी 4 मार्क्स का मिलेगा। तो एक बनाए तो 4 मार्क्स हो गया, टोटल 10 मार्क्स। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर सब्जेक्टिव, हो गया 20 मार्क्स। और एक चीज गौर कीजिएगा कि सोशल साइंस में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 4 मार्क्स का ही होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसा हिस्ट्री रहा वैसा ही ज्योग्राफी का ही भी रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न इसमें भी 6 पूछा जाता है जिसमें से 3 ही बनाना है, और 3 बनाया आपने तो 3 दूना 6 मार्क्स हो गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 2 रहता है जिसमें कोई एक बनाना है तो 4 मार्क्स हो गया। सब्जेक्ट ये भी 10 मार्क्स का हो गया, 10 10 20 मार्क्स। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के ये सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स हुआ और उधर ऑब्जेक्टिव आएगा। अब समझते हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति, पॉलिटी का क्या है। पॉलिटी का क्या फंडा है समझिए। लघुत्तरीय प्रश्न इसमें भी 4 रहता है जिसमें से 2 बनाना होता है। 2 आपने बना लिया तो 2 दूना 4 मार्क्स मिल गया, 8 मार्क्स का आता है टोटल। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 में से एक बनाना है, 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको एक बनाना है तो 4 मार्क्स मिलेगा। और अर्थशास्त्र में भी वही बात है, 4 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 2 बनाना है, 2 बना ले तो 2 दूना 4 मार्क्स। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक ही आएगा। पूरा अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और उसमें 4 मार्क्स मिलेगा, एक बनाया तो 1 चौके 4 मार्क्स हो गया। यही था आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, कैसे पूछा जाता है। हिस्ट्री कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, सारा सब्जेक्ट मैंने चर्चा कर दिया आप लोगों के बीच। अब एक आता है आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी वाला पार्ट। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसमें 4 में से 2 बना होता है, 4 क्वेश्चन आता है जिसमें से 2 ही बनाना होता है, 4 मार्क्स हो गया। और आपदा प्रबंधन से ध्यान रखिएगा, एक भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि एग्जाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके, सोशल साइंस में पूरे फुल मार्क्स प्राप्त कर सके, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। एक चीज समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने पहले 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अबाउट द बैच, बैच के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि बैच कौन सा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे, सिलेबस भी हमने समझा दिया, पेपर पैटर्न भी समझा दिया। अब बचा हुआ पार्ट जो है ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू गेट फुल मार्क्स। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी रखे सोशल साइंस में कि हम लोगों को फुल मार्क्स मिल सके। समझिए कि सोशल साइंस में 95% स्कोर कैसे करें। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 100 अंक का होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 100 अंक का होता है जिसमें से लिखित परीक्षा आपको 80 मार्क्स का देना है और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल है, ये तो स्कूल वाला देगा आपको। किसी को 18 19 यदि आपका अच्छा कंसल्ट है तो 20 भी मिल जाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन हम लोग पहले चर्चा करेंगे आखिर लिखित परीक्षा में 80 मार्क्स में से बेहतर मार्क्स, एससी में 80 75 ये कैसे प्राप्त करें, ये समझिएगा पहले। लिखित परीक्षा में देखिए आपको 40 ऑब्जेक्टिव में बनाने होते, सॉरी आता है टोटल 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे जिसमें से कोई 40 एनी 40 बनाने हैं। ठीक है, एनी 40 बनाने, कोई 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। और ऑब्जेक्टिव तो इजीली, यदि आपका सिलेबस में बेहतर पकड़ है तो 40 में इजीली 40 बना सकते हैं। ठीक है, इधर आपको 40 मार्क्स मिल गया। ठीक है, और रहा बात सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव बचा 40 मार्क्स का। अगर सब्जेक्टिव का आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को, तो उसमें आप 40 में से तो नॉर्मल अगर इजीली तैयारी भी करते हैं तो 40 में से 30 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने तैयारी को और बेहतर किया तो कम से कम 35 तो और प्राप्त कर ही सकते हैं। 40 और 35, ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 लाया आपने और सब्जेक्टिव में 40 में हमने 35 दिया आपको, कितना हुआ 40 35 75। और एग्जाम, ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो इसमें से 20 मार्क्स का हो जाता है, 20 में अगर आपको 19 भी मिला 18 भी मिला, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपने लिया 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको 40 में से 35 मिल गया,
यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव। और रही बात प्रैक्टिकल वाले, प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 19 दिया प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कितना मार्क्स हो गया देखिए, 9 5 14, 9 5 14, 4 3 7, 1 8 1 9, 94 मार्क्स आ गया। 100 में से सोशल साइंस में 94 मार्क्स आया। अगर ऐसे तैयारी करते हैं तो, यदि आपने और मेहनत कर लिया बेहतर, तो 94 क्या 95 96 आराम से अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर, तैयारी पर, आपने उस सब्जेक्ट पर कितना मेहनत किया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सोशल साइंस के पूरे सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, सब कुछ समझ गए होंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।